नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से पद्यखंड में पर्वत प्रदेश में पावस कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। बच्चों, पहाड़ों पर यदि बारिश होने लगे तो दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। आपके आसपास पहाड़ी क्षेत्र हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनमें बारिश के दिनों में आप लोग देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य उभरने लगता है, आपको आनंद आता होगा। आइए जानते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी, जिनको सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध है और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है सुमित्रानंदन पंत जी। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था और बचपन से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रकृति के गोद में बसे प्रकृति के अनुपम दृश्यों को अपने कविता में समाहित करने का एक अनूठा प्रयास सुमित्रानंदन पंत जी ने किया। 7 साल की उम्र में ही इनको स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए और सन 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू कर दिए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है, साथ ही साथ मार्क्सवाद, महात्मा गांधी जी के विचार और अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से इनके काव्य में नजर आने लगता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर इस संस्कृति केंद्र से जुड़े रहे और आकाशवाणी के परामर्शदाता भी रहे। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया और ये ही पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। चिदम्बरा संग्रह पर सन 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। इस प्रकार अनेक पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। ऐसे मूर्धन्य और महान कवि का निधन 28 दिसंबर सन 1977 को हो गया। इनकी और अनेक कृतियां हैं जिनमें वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वीकिरण और लोकायतन प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इनकी कविताएं। इस कविता में प्रकृति के रोमांचक सौंदर्य को अपनी आंखों से निखरने की अनुभूति देती है। ऐसा लगता है कि मानो हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पहाड़ों की श्रृंखला अपार पंक्तियों के साथ हो, आसपास झरने बह रहे हों और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं, मग्न रहना चाहते हैं, वहाँ से जाने का मन ही ना करे। ऐसे अनुभूतियों में दिव्य दृष्टि दिखाने का प्रयास अपनी कविता में कवि पंत जी ने किया है। कवि कक्षा में बैठे बैठे ही पर्वतीय अंचल में विचरण करने की अनुभूति दे जाता है और हम उसी में खोकर पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले पावस ऋतु में परिवर्तित वेश को, परिवर्तित प्रकृति को अनुभव करने का एक प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं कि जब पहाड़ी इलाके में बारिश होती है तो प्रकृति में पल पल बदलाव आता है और रंग बिरंगे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कहीं पे इंद्रधनुष, कहीं पे बड़े बड़े पेड़ों में बारिश की बूंदें टप टप पड़ी तो वह मोतियों की लड़ियों जैसे गिरने लगते हैं तो कितना सुंदर दिखाई देने लगता है। और कवि लिखते हैं कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अर्थात ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में दर्पण के समान साफ जल का एक बड़ा सा तालाब है जिसमें पहाड़ों की परछाई पड़ रही है।
लगता है मानो पहाड़ अपने फूलों के समान आंखों से अपना विशाल आकार निहार रहा हो। जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे देखकर, सुंदर चेहरे देखकर प्रसन्नचित होने लगते हैं, वैसे ही पहाड़ नीचे बड़े से तालाब में पानी पे अपने प्रतिबिंब देखकर बहुत ही प्रसन्नचित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और कवि आगे लिखते हैं कि गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अर्थात पहाड़ों पर उगे ऊंचे लंबे पेड़ आकाश को छू लेने की इच्छा प्रकट करते हुए शांत आकाश की ओर एक चिंतित एवं स्थिर भाव से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह मन में शांत ग्रहण किए हुए आकाश को एकटक निहार रहा हो और उनके मन में यही प्रबल इच्छा उठ रही कि आकाश को मैं छू लूं। ऐसे पेड़ों की जो दृष्टि है वो हमें प्रतीत होती है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर के उर से उठ उठकर जो पहाड़ है उनमें उगे हुए बड़े बड़े वृक्ष है, वह अपनी आकांक्षा से, उच्च आकांक्षा से कि आसमान को छू लूं, आसमान की ऊंचाइयों को अपनी ऊंचाइयों से मैं छूते जाऊं, ऐसे वह नीरव शांत नभ पर, शांत आसमान पर झांक रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अनिमेष अटल, अटल निद्रा पे अटल भाव से कुछ चिंतित होकर वह आकाश की ओर देख रहे हैं, ऐसा कवि हमको अनुभव कराते हैं कविता के माध्यम से। और कहते हैं उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारत की पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। कवि कहते हैं कि अचानक धुएं के समान बादलों के छा जाने से पहाड़ अदृश्य हो गया, ऐसा लग रहा है, छुप गया है कहीं। ऐसा लगता था मानो पहाड़ पक्षी बन के उड़ गए हैं और अपने सफ़ेद पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते ही चले जा रहे हों। झरनों की केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है और धरती तथा आकाश मिलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। आपको पता है बच्चों की धरती और आकाश के मिलन स्थल को क्षितिज कहा जाता है, और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है आज पावस ऋतु में, वर्षा के दिनों में। इतना मनोरम दृश्य, सुंदर दृश्य आनंदित कर रहा है, मन को, हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, रोम रोम ऐसा लग रहा है कि इसी में खो जाऊं, इसी में ही मैं साथ में रहूं। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगले कविता को अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों को लिखेंगे जो प्रायोजना कार्य दिया जा रहा है। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु के सजीव चित्र है उनको उकेरने का प्रयास किए हैं, सजीव चित्र अंकित किए हैं। ऐसे ही वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका आप चित्र सहित अपने प्रायोजना पुस्तिका में उल्लेख करेंगे। और वर्षा ऋतु में विभिन्न जो दृश्य उभरते हैं, प्रकृति की सुंदरता आती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पहाड़ों में ऐसा लगता है कि बादल, पहाड़ है वो बादलों को छू रहे हैं और हरियाली से भर जाती है पूरी प्रकृति। इनको अपने प्रायोजना पुस्तिका में चित्रित करते हुए अपने विचार स्पष्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये कविता और उनकी व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।